दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने नए अधिवक्ताओं के रजिस्ट्रेशन के संबंध में कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। तो उन्हीं गाइडलाइंस के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना, एक एक गाइडलाइंस को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा क्या क्या नई गाइडलाइंस आई हैं रजिस्ट्रेशन के संबंध में। चैनल पे अगर आप नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये वो फॉर्म है जो रजिस्ट्रेशन का बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भर के भेजना होता है। तो इसी फॉर्म में आगे गाइडलाइंस भी दी गई है। तो चलिए मैं सीधा चलता हूँ गाइडलाइंस के ऊपर कि भाई क्या क्या गाइडलाइंस आई हैं। तो ये रहा हमारा गाइडलाइंस वाला पेज। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नंबर 352/23 गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में पारित आदेश 30/7/24 के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट पिटीशन सिविल नंबर 82/23 अजय शंकर श्रीवास्तव बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड अनदर में पारित आदेश दिनांक 10/4/23 व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा रिट संख्या /23 पवन कुमार दुबे स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स में पारित आदेश दिनांक 21/12/23 के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित नियम बनाए जाते हैं। तो दोस्तों ये नीचे गाइडलाइंस दी गई है। अब हम एक एक गाइडलाइंस को यहाँ पर आपको बताएंगे। सबसे पहले गाइडलाइंस नंबर 1, पंजीकरण फॉर्म अभ्यर्थी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। नंबर 2, पंजीकरण फॉर्म के साथ सामान्य व पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी को 600 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से तथा 150 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट इलाहाबाद के नाम से तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 100 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ यूपी इलाहाबाद के नाम से एवं 25 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट इलाहाबाद के नाम से दे होगा। यानी इसमें फ़ीस की बात की गई है। अगर मैं फ़ीस के बारे में बात करूं तो जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं या पिछड़े जाति के अभ्यर्थी हैं उन्हें एक 600 रुपये का ड्राफ्ट और एक 150 रुपये का ड्राफ्ट, यानी कुल मिलाकर के 750 रुपये आपकी फ़ीस हो जाएगी जनरल कैटेगरी की और पिछड़ी जाति के लिए 750। अगर मैं बात करूं SC ST की तो टोटल फ़ीस SC ST के लिए रहेगी 125 रुपये। तो यहाँ पर नंबर 2 पे फ़ीस के बारे में बताया गया था। अब नंबर 3 पे बात करते हैं। फॉर्म जमा होने के बाद 1 माह के भीतर सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र अंक पत्र संबंधित बोर्ड व विश्वविद्यालय को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा। साथ ही पुलिस वेरिफिकेशन के लिए प्रत्येक जिले के SSP SP को 1 माह के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन हेतु भेजा जाएगा। यानी जब आप फॉर्म जमा करेंगे तो फॉर्म जमा होने के 1 माह के भीतर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन कराए जाएंगे बोर्ड से और यूनिवर्सिटी से। जिस यूनिवर्सिटी से या जिस बोर्ड से आपने इंटर या ग्रेजुएशन किया है, आपका लॉ का जो ग्रेजुएशन है या लॉ की डिग्री आपने कंप्लीट की है, उस यूनिवर्सिटी से आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे। साथ ही एक आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी होगी। नीचे लिखा है, साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस आशय के साथ पत्र भेजा जाएगा कि यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित है तो 45 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रेषित करें तथा जिन अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई मामला लंबित नहीं है उनके संबंध में किसी प्रकार की आख्या देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें लिखा गया है कि SSP साहब को या SP साहब को एक ब्यौरा भेजा जाएगा अभ्यर्थी का और उनसे पता किया जाएगा कि इस अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत तो नहीं है। और जिन अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है उनके विषय में SSP साहब को या SP साहब को रिपोर्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि 45 दिन के अंदर संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तो यह मान लिया जाएगा कि उक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत नहीं है। यानी पुलिस रिपोर्ट में 45 दिन का समय है। अगर 45 दिन के अंदर पुलिस कोई भी रिपोर्ट नहीं भेजती तो ये मान लिया जाएगा कि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई भी मुकदमा नहीं है।
तो यहाँ पर दोस्तों बात की गई है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और पुलिस वेरिफिकेशन की। अब बात करते हैं नंबर 4 की। पुलिस वेरिफिकेशन में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद संबंधित लिपिक 15 दिवस के अंदर अपनी आख्या के साथ सभी पत्रावलियां सचिव बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के सम्मुख काउंटर साइन हेतु प्रस्तुत करेंगे। यानी दोनों रिपोर्ट आने के बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और जो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन है वो आने के बाद 15 दिन के अंदर सभी पत्रावलियां सचिव बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के समक्ष काउंटर साइन हेतु भेजी जाएंगी। नेक्स्ट, सचिव बार काउंसिल यूपी अगले 15 दिवस के भीतर काउंटर साइन के पश्चात संबंधित पत्रावलियां पंजीकरण विभाग को अग्रेसित करेंगे। अगले 15 दिन में सचिव बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन जो विभाग है उसको डॉक्यूमेंट भेज देंगे। नंबर 6, पंजीकरण विभाग के संबंधित कर्मचारी पत्रावली प्राप्ति की दिनांक से 30 दिवस के भीतर पंजीकरण समिति के समक्ष उक्त पत्रावलियां प्रस्तुत करेंगे। अब बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। सभी पंजीकरण समितियों से अपेक्षित है कि ऐसी पत्रावलियां जो उनके सम्मुख प्रस्तुत हों उन्हें अपनी सुविधा अनुसार संबंधित प्रार्थीगण को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए सचिव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को सूचित कर 3 सप्ताह के अंदर तिथि निश्चित करके बुलाएंगे। तदुपरांत शीघ्र निर्णय लेंगे। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार में उत्तीर्ण नहीं होते तो 3 माह बाद पुनः साक्षात्कार लिया जाएगा। तो दोस्तों गाइडलाइन नंबर 7 का ये मतलब है कि जो भी अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कराना चाहेगा उसका एक इंटरव्यू लिया जाएगा और यदि वह अभ्यर्थी इंटरव्यू में फेल हो जाता है तो 3 माह के बाद उसे दोबारा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी फिर उसको एक बार फेल होने पर 3 माह तक वेट करना पड़ेगा। 3 माह के बाद ही उसका दोबारा इंटरव्यू लिया जाएगा। ये कहती है गाइडलाइन नंबर 7। अब बात करते हैं गाइडलाइन नंबर 8 की। इस समस्त प्रक्रिया के बाद अस्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा जो 2 वर्ष हेतु वैध एवं मान्य होगा। दोस्तों जब ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी, नंबर 7 तक की टोटल प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद आपको एक अस्थायी पंजीकरण जिसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कहते हैं वो प्रदान किया जाएगा जो 2 साल तक ही वैलिड होता है। ठीक है। अब बात करते हैं 9 की। 2 वर्ष में प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण हो चुका है प्रत्येक वर्ष के 5 मुकदमे स्वयं दाखिल किए हुए या बहस किए हुए या सहायक के रूप में कार्य किए हुए। यानी जब आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उस टाइम से 2 साल के अंदर प्रत्येक साल के 5 मुकदमे या तो अभ्यर्थी ने स्वयं दाखिल किए हों या बहस किए हों या सहायक के रूप में कार्य करते हुए जिनमें उनका नाम आया हो का विवरण प्रस्तुत करेंगे। व इसी बीच ऑल इंडिया बार परीक्षा AIBE उत्तीर्ण करेंगे। तत्पश्चात ही अस्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। यानी दोस्तों जब आप ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद 2 कंडीशन है कि आपको 2 वर्ष में हर साल 5 मुकदमे जिसमें या तो आपने दाखिल किए हों 5 मुकदमे या आपने बहस किए हो या सहायक के रूप में कार्य करते हुए उसमें आपका नाम आया हो। और दूसरा आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। जब आप ये दोनों काम कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो पंजीकरण है वो प्रोविजनल से परमानेंट कर दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ है अन्यथा की स्थिति में देश प्रदेश के न्यायालयों को सूचना प्रेषित की जाएगी कि अमुक अभ्यर्थी का अस्थायी पंजीकरण समाप्त हो चुका है, वह स्थायी पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया है, तथा अभ्यर्थी अधिवक्ता व्यवसाय करने योग्य नहीं है। अगर आप ये 2 कंडीशन फुलफिल नहीं करते तो आपका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और न्यायालयों को सूचित कर दिया जाएगा कि उक्त व्यक्ति अधिवक्ता व्यवसाय के लिए योग्य नहीं है। उसके बाद नंबर 10, अस्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही COP के लिए आवेदन मान्य होगा और उस समय वांछित शुल्क लिया जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 10 कंडीशन 10 गाइडलाइंस आई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।